हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर सेकंड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट की। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉइन टेलीग्राम लिंक से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट है प्रागैतिहासिक काल, भारत, प्राचीन सभ्यताएं और राज्य का उदय। तो आपकी फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट से कि पृष्ठभूमि और स्रोत कैसे थे। तो भौगोलिक और पर्यावरणीय पृष्ठभूमि कैसी थी। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु, जल प्रणाली और वनस्पति जैसे तत्वों का अध्ययन इसमें किया गया है, जिसमें यहाँ की शुरुआती मानव बस्तियों के पैटर्न को निर्धारित यहाँ पे किया गया है कि यहाँ पे पैटर्न कैसे थे। अगर हम इतिहास के स्रोत की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास में के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले पुरातात्विक जैसे उत्खनन, मुद्राएं, साहित्यिक जैसे वेद पुराण, विदेशी यात्री के विवरण, साक्ष्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पे किया गया है। पाषाण काल की संस्कृतियों की हम बात करें तो यह खंड मानव द्वारा उपकरणों के उपयोग पर आधारित है। पूरा पाषाण की अगर हम बात करें तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का ये था पूरा पाषाण काल। मानव जीवन मुख्य रूप से शिकार और खाद्य संग्रह पर आधारित था। मतलब शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। निम्न पुरापाषाण काल मतलब उपकरणों के प्रकार और पदानुक्रम में निम्न पुरापाषाण काल हस्तकुलाड़ी और क्लीवर, मध्य पुरापाषाण काल में फलक उपकरण और उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड और ब्यूरीन का निर्माण इसने किया। मध्य काल में है मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के मध्य था। इस काल में प्रमुख उपकरण माइक्रोथिल्स या लघु पाषाण उपकरण थे। मानव ने जानवरों को पालतू बनाया, मतलब जानवरों को पालना शुरू किया और सावधान की प्रथाएं शुरू की गई। मतलब सब का क्या करना है यह भी यहाँ पे प्रथाएं शुरू हो गई थी। नवपाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य, इसे एक क्रांति कहा जाता है क्योंकि मानव ने कृषि यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत की। स्थायी बस्तियां स्थापित हुई यानी बस्तियों में लोग रहने लगे, जैसे मेहरगढ़ इसका उदाहरण है। और पॉलिश किए गए उपकरण यानी कि कुल्हाड़ी और ऐसे औजारों को पॉलिश करने लगे। मिट्टी के बर्तन का उपयोग शुरू हो गया। अब आपकी हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था, तो उत्पत्ति, विस्तार और पतन। ये सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, विस्तार कैसे हुआ और पतन कैसे हुआ, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। यह सभ्यता कब और कैसे विकसित हुई, इसका भौगोलिक विस्तार जम्मू से महाराष्ट्र तक और इसके पतन के संभावित कारण जैसे जलवायु परिवर्तन, बाढ़, आर्यों का आक्रमण पर बहस है। तो हम तो यही याद करेंगे, बहस है तो है, इसमें अपनी क्या गलती। नगर नियोजन और प्रशासन सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि सुनियोजित नगर थे और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें थी। ग्रिड पैटर्न का मतलब आप जानते हो कि इसे 90 डिग्री में काटने वाली सड़कें, इसे ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। उन्नत जल निकासी प्रणाली थी और सार्वजनिक स्नानागार शामिल थे, मतलब स्विमिंग पूल थे। आर्थिक जीवन कैसा था, कृषि, गेहूं जो व्यापार मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से, और शिल्प उत्पादन टेराकोटा मोहरों का इसमें अध्ययन मिलता है। कला, वास्तुकला और धर्म के बारे में, कला में मोहरे, मूर्तियां, नृत्यांगना की मूर्ति और धर्म में पशुपति महादेव जी की पूजा की जाती थी। मातृ देवी और वृक्ष की पूजा प्रमुखता से होती थी। वैदिक काल और संस्कृति कैसी थी, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद की रचना, उत्तर वैदिक साहित्य में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों में परिकलित सांस्कृतिक परिवर्तन मिलते हैं। राजनीतिक जीवन कैसा था, कबीले में लोग रहते थे संगठित होकर, जिसका एक राजा होता था, मतलब मुखिया होता था, और सभा समिति जैसी संस्थाओं का यहाँ पे गठन होता था। धर्म और दर्शन कैसे थे, ऋग्वेदिक देवता थे इंद्रदेव, अग्निदेव और वरुण देव की यहाँ पे पूजा होती थी। यज्ञों का महत्व था और उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों की जटिलता बढ़ती है। अर्थव्यवस्था कैसी थी, शुरुआती दौर में पशुपालन की प्रधानता और बाद में कृषि, चावल, गेहूं का महत्व बढ़ना। वर्ण व्यवस्था यहाँ पे हो गई थी। वर्ण व्यवस्था की हम बात करते हैं तो यहाँ पे वर्णों को 4 भागों में बांटा था।
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और क्या था, एक क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक ब्राह्मण था। तो उनको कार्य के आधार पर बांटा जाता था, न कि इस जमाने के कलयुग के अनुसार। लोग युग, लोह युग और महाजनपद। लोह युग की संस्कृति लौह अयस्क के उपयोग की शुरुआत और इसके कृषि उपकरणों जैसे हल और युद्ध में उपयोग के कारण हुए परिवर्तन। महापाषाण काल संस्कृति दक्षिण भारत और दक्कन की यह संस्कृति सबसे बड़ी पत्थरों के कब्रों को चिन्हित किया जाता था। इसमें राज्यों का उदय कैसे हुआ, जनपद में महाजनपद बने, यानी कि 16 बड़े जनपद थे और मगध और कौशल अवंती का उदय हुआ। यह क्षेत्रीय राज्यों के विकास और राजनीतिक केंद्रीकरण की ओर पहला कदम था। आपकी सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। धार्मिक आंदोलन, साम्राज्य और सांस्कृतिक उत्कर्ष। नवीन धार्मिक आंदोलनों का उदय 600 ईसा पूर्व। उदय के कारण क्या थे? ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी में उत्तरी भारत में नए नए धार्मिक विचारों के उदय के पीछे के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों का विश्लेषण इसमें किया गया है, जिसमें जटिल वैदिक कर्म कांडों के प्रतिक्रिया और लोहे के उपयोग से उत्पन्न हुई नई आर्थिक संरचना शामिल है। जैन धर्म का क्या उदय हुआ, कैसे हुआ, ये हम इसमें पढ़ेंगे। महावीर के जीवन और शिक्षाएं इसमें शामिल है। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये 3 इसमें क्या है, त्रिरत्न है। 5 महावर्त, अहिंसा पर विशेष जोर और श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के बारे में भी दिया गया यहाँ पे। गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाएं, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्य मार्ग का सिद्धांत, बौद्ध धर्म के प्रसार में संघ की भूमिका। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के मध्य स्त्रोतों का महत्व के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। स्त्रोतों का महत्व क्या है? 322 ईसा पूर्व से 185 देख लिया। स्त्रोतों का महत्व, मौर्य इतिहास के अध्ययन में मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशेष रूप से अशोक के अभिलेखों, शिलालेखों और स्तंभ लेखों की भूमिका यहाँ भी मिलती है। ये क्या थे? ये इनके प्रचार के साधन भी आप बोल सकते हो। प्रशासनिक और आर्थिक ढांचा, साम्राज्य की केंद्रीकृत प्रशासन, राजकीय अधिकारी जैसे तीर्थ अध्यक्ष, राजस्व प्रणाली और विभिन्न आर्थिक गतिविधियां शामिल है। अशोक और थंब, ये क्या है? अशोक का कलिंग युद्ध के बाद धर्म की ओर झुकाव। अशोक के थंब की प्रकृति, नैतिक अहिंसा, सार्वभौमिक आचार संहिता और इसके प्रचार प्रसार के तरीके, थंब महामात्र, ये था। और ये मैंने यहाँ पे बताया, ये भी आचार संहिता या इसके प्रचार प्रसार के तरीके थे। तो तीसरा, मौर्योत्तर काल। राजनीति शक्तियां कैसी थी? स्वदेशी शासक, शुंग और कण्व राजवंश यहाँ पे स्वदेशी थे। सातवाहन, दक्कन की प्रमुख शक्ति जिन्होंने शिलालेखों और गुफा वास्तुकला को बढ़ावा दिया था। विदेशी आक्रमणकारी, पश्चिमोत्तर भारत में हिंद यूनानी जिन्होंने सिक्कों की शुरुआत की। शक यानी पश्चिमी क्षत्रिप और मध्य एशिया में से आए कुषाणों के अधीन विकास, कुषाणों की उपलब्धि, बौद्ध धर्म, महायान संप्रदाय का संरक्षण और कला के क्षेत्र में गांधार कला तथा मुद्रा कला शैलियों का उदय माना जाता है। संगम काल और गुप्त साम्राज्य क्या थे? तमिल संगम साम्राज्य, प्राचीन तमिलकम की संस्कृति, समाज और राजनीति की झलक जो संगम साहित्य में मिलती है। यह प्रारंभिक जनजातीय जीवन और कृषि के आगमन को यहाँ पे दर्शाता है। गुप्त साम्राज्य के बारे में दिया गया 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य। शासकों का इतिहास हम देखते हैं तो श्रीगुप्त के से लेकर चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, जिनकी विजयों का उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य तक यहाँ पे मिलता है। प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, भू अनुदान की प्रथा, सामंती तत्वों का प्रवेश और विभिन्न प्रकार की कृषि के कराधान का अध्ययन यहाँ पे मिलता है। संस्कृति और विज्ञान का स्वर्णयुग क्यों कहते हैं? कालिदास जैसे साहित्यकारों,
आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे वैज्ञानिकों का योगदान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विज्ञान और स्वर्णयुग कहते हैं। देवगढ़ का मंदिर जैसे उत्कर्ष वास्तुकला भी शामिल है। गुप्तोत्तर काल और काल और गुप्तोत्तर काल और क्षेत्रीय राज्य, पल्लव, चालुक्य और वर्धन, ये तीन हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। पल्लव, तमिलनाडु, चालुक्य के बीच वर्चस्व की लड़ाई, मंदिर वास्तुकला, महाबलीपुरम के रथ का विकास, हर्षवर्धन, उत्तर भारत में एक राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने वाला अंतिम प्रमुख शासक, और चीनी यात्री ह्वेनसांग का विवरण भी इन्हीं के समय मिलता है। चीनी यात्री के दो थे, एक आप बताना या मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। यूनिट थर्ड है प्रारंभिक मध्यकाल और 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, है ना। तो राजनीति और अर्थव्यवस्था 750 से 1000 ईस्वी के बीच पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड आपकी स्टार्ट हो गई है। राजनीतिक ढांचा, इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता राजनीतिक अस्थिरता और लगातार क्षेत्रीय संघर्ष यहाँ पे रहे थे। सत्ता का मुख्य क्षेत्र कन्नौज था, जिस पर नियंत्रण के लिए कई शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुए। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? तीन राजाओं के मध्य हुए संघर्ष को हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। अर्थव्यवस्था, गुप्तोत्तर काल में भू अनुदानों के कारण सामंतवाद का विकास हुआ, मतलब राजाओं के बीच राजा हुआ, राजा रजवाड़े, और उनके नीचे होते थे ये सामंत, और उनके नीचे होते थे जागीरदार, है ना। तो ये ऐसे चलते थे, ये विकास हुआ यहाँ पे। इसमें आर्थिक रूप से विकेंद्रीकृत राज्य को जन्म दिया। इस दौर में व्यापारिक गतिविधियों में कुछ कमी देखी गई, जिसे कुछ विद्वान शहरी पतन के रूप में देखते हैं। उत्तर भारतीय राजवंश कौन से हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश, पश्चिमी और उत्तरी भारत में एक प्रमुख शक्ति जिन्होंने अरबों के आक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाल राजवंश पूर्वी भारत में स्थापित यह बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, और इनका दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था।